सभी सुनने वालों का आज की इस बहुत ही खास और गहराई से की गई चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज का विषय इतना मजेदार और जानकारियों से भरा होने वाला है कि हाँ, और इस गहराई से की गई चर्चा को सुनने के बाद किसी को भी ये किताब खुद पढ़ने की जरूरत महसूस नहीं होगी। बिल्कुल, क्योंकि सब कुछ इसी पे ही समझ आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं समय प्रबंधन मतलब टाइम मैनेजमेंट और जीवन को बेहतर बनाने वाली एक बहुत ही शानदार किताब के। और उस किताब का नाम है मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे। सही कहा। और इस कमाल की किताब को लिखा है जेक नैप और जॉन जेरात्स्की ने। इन दोनों लेखकों का बैकग्राउंड जानना यहाँ बहुत जरूरी है। ये दोनों खुद को मजाक में टाइम डॉग्स या समय के कीड़े कहते हैं। समय के कीड़े, ये तो बड़ा अजीब नाम है। हाँ, मतलब इन दोनों ने सालों तक सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी तकनीकी कंपनियों में काम किया है। जीमेल और यूट्यूब जैसे प्रोडक्ट्स डिजाइन करने के बाद जहां उनका मुख्य काम ही लोगों का ध्यान स्क्रीन पर टिकाए रखना था, उन्हें अचानक एहसास हुआ किस बात का एहसास? कि आधुनिक तकनीक कैसे हमारा कीमती समय चुरा रही है। इसीलिए इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए उन्होंने ये किताब लिखी। अरे वाह, मतलब वो लोग जिन्होंने हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले टूल्स बनाए, वही अब हमें फोकस करने का तरीका बता रहे हैं। बिल्कुल, ये तो वही बात हो गई कि बीमारी बनाने वाला ही अब दवा दे रहा है। सही कहा। तो सुनने वालों की जानकारी के लिए बता दें कि इस पूरी किताब में हर दिन समय निकालने के मुख्य रूप से कुल 4 कदम या चैप्टर्स हैं। हाँ, और ये 4 कदम है: हाईलाइट, लेजर, एनर्जाइज और रिफ्लेक्ट। ये एक ऐसा चक्र है जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में दोहराना होता है। लेकिन आज का हमारा मिशन पूरी किताब को एक साथ समेटकर किसी को बोर करना नहीं है। एकदम सही। आज हम सिर्फ एक हिस्से पर बात करेंगे। हाँ, आज की ये चर्चा विशेष रूप से सिर्फ चैप्टर 3 यानी एनर्जाइज पर केंद्रित है। इस अध्याय का मुख्य उद्देश्य है दिमाग को रिचार्ज करने के लिए शरीर का उपयोग करना। और सच कहूं तो ये इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण कदम है। वो कैसे? क्योंकि हम चाहे कितनी भी अच्छी योजना बना लें, अपनी हाईलाइट तय कर लें कि आज क्या सबसे ज़रूरी काम करना है, लेकिन अगर शाम को ऑफिस से लौटने के बाद शरीर में उस योजना को पूरा करने की ऊर्जा ही नहीं है, तो सब बेकार है। हाँ, ऊर्जा के बिना सबसे बेहतरीन टाइम टेबल भी सिर्फ कागज का एक टुकड़ा बनकर रह जाता है। बिल्कुल सही। बिना एनर्जी के कोई फोकस नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा खुलकर समझते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि समय बचाने का मतलब है अपने कैलेंडर को अच्छे से मैनेज करना, या फिर टू डू लिस्ट बनाना। हाँ, या काम को जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए कोई नया ऐप डाउनलोड कर लेना। लेकिन शरीर को ऊर्जावान बनाकर समय कैसे बचाया जा सकता है? यही तो कैच है। मतलब इसका समय प्रबंधन या फोकस से सीधा क्या लेना देना है? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हम इंसान सिर्फ एक चलता फिरता दिमाग नहीं है। अच्छा। हाँ, सर किन रॉबिन्सन का एक बहुत ही मशहूर कथन इस किताब में दिया गया है। वो कहते हैं कि बहुत से पढ़े लिखे लोग अपने शरीर को सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम या साधन मानते हैं। मतलब एक गाड़ी की तरह। बिल्कुल, जिसका इकलौता काम उनके दिमाग को एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग तक ले जाना है। ये तो बहुत ही फनी पर सच्ची बात है। लेकिन विज्ञान और इवोल्यूशन यानी विकासवाद कुछ और ही कहानी कहते हैं। ध्यान लगाने के लिए, गहराई से सोचने के लिए शरीर में एक आदिमानव या हंटर गैदरर जैसी ऊर्जा होनी चाहिए। आदिमानव वाली ऊर्जा, ये तो बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी अजीब तुलना है। अजीब लगती है, पर है बहुत सटीक। मतलब आज के ज़माने में जहां हमें कंप्यूटर पर कोडिंग करनी है या एक्सेल शीट बनानी है, वहां भाला लेकर शिकार करने वाले आदिमानव की ऊर्जा का क्या काम? इस तुलना के पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। लेखकों का मानना है कि हमारी आधुनिक जीवन शैली कोई सोची समझी जैविक योजना नहीं है। तो फिर क्या है? ये दरअसल एक दुर्घटना या एक्सीडेंट की तरह है। विकासवाद के नजरिए से देखें तो हमारा शरीर दिन भर एक आरामदायक कुर्सी पर बैठकर लगातार 8 घंटे तक स्क्रीन को घूरने के लिए बिल्कुल नहीं बना है। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है। हम उन आदिमानवों के वंशज हैं जो दिन भर चलते फिरते थे, मीलों तक पैदल शिकार करते थे, सीधा पेड़ों से टूटा प्राकृतिक खाना खाते थे और सूरज ढलते ही सो जाते थे। तो ऐसा लगता है कि हम पुराने हार्डवेयर पे नया सॉफ्टवेयर चला रहे हैं। बिल्कुल सटीक उदाहरण है ये। हमारा शरीर पुराने हार्डवेयर पर चल रहा है और हम उस पर आधुनिक जिंदगी का भारी सॉफ्टवेयर थोप रहे हैं। और शायद इसीलिए सिस्टम बार बार हैंग हो जाता है। एकदम सही। ये जो आधुनिक सुख सुविधाओं वाली जीवन शैली है, इसने आराम तो दिया है, लेकिन हमें अंदर से बुरी तरह थका दिया है। तो इसका समाधान क्या है? इसीलिए अपने दिमाग के लेजर फोकस को वापस पाने के लिए
हमें अपनी जीवन शैली में कुछ आदिमानव वाली आदतें वापस लानी होंगी। शारीरिक हरकत से ही दिमाग में वो केमिकल्स निकलते हैं जो एकाग्रता बढ़ाते हैं। क्या बात है। मतलब अपने अंदर के उस प्राचीन इंसान को जगाना है ताकि हम आज के आधुनिक काम पूरे फोकस के साथ कर सकें। बिल्कुल। इस किताब में चैप्टर 3 के अंदर ऊर्जा बढ़ाने की कई बेहतरीन रणनीतियां दी गई हैं। चलिए सबसे पहली श्रेणी पर बात करते हैं, जो है चलते फिरते रहना या कीप इट मूविंग। ये मेरी पसंदीदा श्रेणियों में से एक है। इसमें एक रणनीति का नाम है पाउंड द पेवमेंट, जिसका सीधा सा मतलब है पैदल चलना। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पैदल चलने से भला एक्स्ट्रा टाइम कैसे मिलेगा? इसमें तो और समय खर्च होता है। देखने में ऐसा ही लगता है कि पैदल चलने से समय बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये ऊर्जा बढ़ाने का सबसे अचूक तरीका है। वो कैसे काम करता है? जब कोई व्यक्ति पूरे दिन कुर्सी पर बैठता है तो उसका खून पैरों में जमा होने लगता है और शरीर सुस्त पड़ जाता है। जब रोजाना कुछ मिनटों के लिए बाहर टहला जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। बिल्कुल। इससे न सिर्फ शरीर में खून का बहाव बेहतर होता है, बल्कि दिमाग में ताज़ा ऑक्सीजन पहुंचती है। इससे BDNF नाम का प्रोटीन बढ़ता है। BDNF? ये क्या करता है? ये ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर है जो सीधे तौर पर सीखने और याद रखने की क्षमता को तेज करता है। और इसी से जुड़ी एक और रणनीति है इनकन्वीनियंस योरसेल्फ, जिसका मतलब है जानबूझकर खुद को थोड़ी असुविधा देना। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लग सकता है। जैसे कि लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना, या अपनी गाड़ी को ऑफिस या सुपरमार्केट से थोड़ा दूर खड़ा करना ताकि थोड़ा पैदल चलने का मौका मिल सके। एकदम सही। लेकिन क्या ये समय प्रबंधन के मूल सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? आखिर हम तो हर काम को आसान और तेज बनाना चाहते हैं। जानबूझकर चीजों को मुश्किल क्यों बनाया जाए? यही तो इस किताब की सबसे बड़ी खूबी है। आज की दुनिया में हर चीज हमारी सुविधा के लिए बनाई गई है। एक बटन दबाओ और खाना हाजिर। हाँ, और एक बटन दबाओ और गाड़ी हाजिर। लेकिन ये सुविधा ही हमारी ऊर्जा की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो हमें आलसी बना रही है। बिल्कुल, ये हमें गतिहीन या सेडेंट्री बना रही है। छोटे छोटे शारीरिक बदलाव और दिन भर में दी गई थोड़ी सी असुविधा हमारे शरीर को जगाए रखती है और दिमाग के फोकस के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा पैदा करती है। इसी बात पर लेखकों ने कसरत के लिए एक बहुत ही मजेदार और राहत देने वाली लाइन कही है कि रोज कसरत करना जरूरी है, पर इसमें हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ये लाइन बहुत से लोगों को सुकून देगी। अक्सर लोग ये सोचकर कसरत शुरू ही नहीं करते कि जिम जाके 1 घंटा पसीना बहाना पड़ेगा या मैराथन दौड़नी पड़ेगी। लेकिन किताब कहती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक बहुत ही छोटी सी कसरत जिसे सुपर शॉर्ट वर्कआउट कहा गया है, वो भी काफी है। लक्ष्य ये नहीं है कि किसी को ओलंपिक में मेडल जीतने जाना है। एकदम सही। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि इंसान की बायोलॉजिकल बैटरी चार्ज रहे। सिर्फ 5 से 10 मिनट की स्ट्रेचिंग, घर पर ही कुछ पुशअप्स या हल्की कसरत भी पूरे दिन की ऊर्जा देने के लिए काफी है। मतलब पसीना बहाना जरूरी नहीं है? बिल्कुल नहीं। असल मकसद पसीना बहाना नहीं है, बल्कि दिल की धड़कन को थोड़ा तेज करना है ताकि सिस्टम रीबूट हो जाए। अब चलते फिरते रहने की बात हो गई है, तो उस मशीन को चलाने वाले ईंधन यानी खाने की बात भी होनी चाहिए। खाने के बिना तो कोई ऊर्जा आ ही नहीं सकती। ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत हमारा भोजन है। किताब में खाने को लेकर जो रणनीतियां दी गई हैं उनके नाम बड़े ही दिलचस्प हैं। हाँ, बहुत ही क्रिएटिव नाम दिए गए हैं। असली खाना खाएं या ईट रियल फूड श्रेणी के तहत एक रणनीति है सेंट्रल पार्क योर प्लेट। इसका मतलब है कि अपनी खाने की प्लेट को न्यूयॉर्क के मशहूर सेंट्रल पार्क की तरह हरा भरा बनाना। ये एक बहुत ही सुंदर और याद रहने वाला उदाहरण है। इसे थोड़ा विस्तार से बताएं। जिस तरह न्यूयॉर्क शहर की कंक्रीट की बड़ी बड़ी इमारतों के बीचों बीच सेंट्रल पार्क एक प्राकृतिक और हरी भरी जगह है, उसी तरह हमारी खाने की प्लेट होनी चाहिए। मतलब उसमें बहुत सारा हरा रंग होना चाहिए। बिल्कुल। प्लेट में शायद रोटी, चावल या पास्ता जैसे पके हुए कार्ब्स हों, लेकिन उसमें एक बड़ा हिस्सा सलाद और हरी सब्जियों का होना चाहिए। तो असली खाना से मतलब क्या है? लेखकों का यहाँ असली खाने से मतलब है वो खाना जो सीधे प्रकृति से आता हो, ठीक वैसे ही जैसे आदि मानव खाते थे। हाँ, क्योंकि पैकेट बंद या प्रोसेस्ड खाना हमें तुरंत ऊर्जा यानी शुगर स्पाइक तो देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद जो क्रैश होता है उससे और भी ज्यादा भयंकर थकान महसूस होती है। सही कहा, वो झूठी ऊर्जा होती है। इसी में एक और रणनीति है स्टे हंग्री, जिसका मतलब है दिन का पहला खाना थोड़ा रुक कर खाना। ये बहुत से लोगों के लिए नया हो सकता है। लेकिन क्या सुबह उठते ही अच्छा भारी नाश्ता करना सेहत के लिए सबसे जरूरी नहीं बताया गया है? हमेशा से तो यही सुनते आए हैं। यहीं पर पुराना विज्ञान नए शोध से टकराता है।
स्टे हंग्री का विचार असल में इंटरमिटेंट फास्टिंग से प्रेरित है। तो नाश्ता छोड़ने से फायदा क्या है? जब हम सुबह उठकर तुरंत भारी नाश्ता कर लेते हैं तो शरीर की सारी ऊर्जा उस खाने को पचाने में लग जाती है, जिससे सुस्ती आती है। अच्छा, इसीलिए दोपहर में नींद आने लगती है। बिल्कुल। इसके बजाय अगर नाश्ते को थोड़ा टाला जाए तो शरीर को अपने अंदर पहले से जमा फैट को ऊर्जा के रूप में उपयोग करने का मौका मिलता है। इससे मानसिक स्पष्टता बहुत तेजी से बढ़ती है। और अगर भूख लगे तो क्या करें? इसके लिए रणनीति है स्नैक लाइक अ टॉडलर, यानी छोटे बच्चों की तरह रुक रुक कर थोड़ा थोड़ा खाना। हाँ, अगर कभी किसी छोटे बच्चे को देखा हो तो वो एक ही बार में प्लेट भरकर नहीं खाते, वो दिन भर थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। बच्चे तो वैसे भी कभी एक जगह टिकते नहीं है। सही कहा। इसका मतलब है कि दोपहर में एक ही बार में बहुत सारा भारी खाना खाकर फूड कोमा में जाने के बजाय अगर दिन भर में नट्स, फल या स्वस्थ चीजें थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाई जाएं, तो ऊर्जा का स्तर पूरे दिन एक समान बना रहता है। कोई अचानक से थकान महसूस नहीं होती। बिल्कुल नहीं। यहाँ बात बहुत ही दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बिना बहुत से लोगों के दिन की शुरुआत ही नहीं होती। मैं समझ गई आप किसकी बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये जीवन रेखा है, कैफीन, या कह लें कि चाय और कॉफी। कैफीन का सही इस्तेमाल करना इस किताब का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है। ऑप्टिमाइज कैफीन। इसका पहला नियम सुनकर शायद कई लोगों को बड़ा झटका लगे। जागने के तुरंत बाद कैफीन ना लेना। वेक अप बिफोर यू कैफिनेट। ये तो बहुतों का दिल तोड़ देगा। मुझे यकीन है कि जो लोग बिना कॉफी पिए अपनी आंखें भी ठीक से नहीं खोल पाते, उन्हें यह सलाह बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। शुरुआत में ये बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन इसके पीछे का विज्ञान बहुत मजबूत है। ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि बिस्तर से उठते ही उन्हें कॉफी का मग चाहिए होता है। तो इसमें बुराई क्या है? बायोलॉजी के अनुसार जब इंसान सुबह उठता है तो शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन प्राकृतिक रूप से बढ़ा हुआ होता है। ये स्ट्रेस हार्मोन है जो हमें जगाने और सतर्क करने का काम करता है। तो अगर शरीर खुद ही जगाने का काम कर रहा है तो उसमें बाहर से कैफीन डालने की क्या जरूरत है? बिल्कुल। जब कोर्टिसोल चरम पर होता है उस समय कैफीन लेने से कोर्टिसोल का असर कम हो जाता है और शरीर कैफीन का आदी होने लगता है। मतलब टॉलरेंस बढ़ जाती है। हाँ, इसीलिए किताब सलाह देती है कि उठने के कम से कम 1 या 2 घंटे बाद पहली कॉफी पीनी चाहिए, ठीक उस समय जब शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा या कोर्टिसोल का स्तर कम होने लगे। इससे कॉफी का असली फायदा मिलता है। और दूसरा नियम है क्रैश होने से पहले कॉफी पीना। कैफीन बिफोर यू क्रैश। अक्सर लोग तब कॉफी की तरफ भागते हैं जब वो उबासी ले रहे होते हैं या काम पर उनका सिर गिर रहा होता है। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इसका मतलब है कि उस समय का इंतजार नहीं करना है जब पूरी तरह से थक कर चूर हो जाए। तो कब पीनी चाहिए? कैफीन को काम करने में समय लगता है। अगर पता है कि रोज दोपहर 2 बजे के करीब गहरी थकान महसूस होती है तो 1:30 बजे ही 1 कप ग्रीन टी या कॉफी पी लेनी चाहिए ताकि कैफीन सिस्टम में पहुंच जाए और ऊर्जा का स्तर बिना गिरे बना रहे। बिल्कुल। इसे एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक या पहले से किया गया बचाव कह सकते हैं। लेकिन इन सब में मेरी सबसे पसंदीदा रणनीति है कैफीन नैप। ये तो सच में कमाल की चीज है। ये सुनकर थोड़ा अजीब और विरोधाभासी लगता है कि कोई इंसान कॉफी पीकर सो कैसे सकता है। आखिर कॉफी तो नींद उड़ाने के लिए पी जाती है। कैफीन नैप सच में किसी हैक या जादू से कम नहीं है और इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही सटीक है। वो कैसे काम करता है? जब हम कॉफी पीते हैं तो कैफीन को पेट से होते हुए हमारे खून में मिलने और दिमाग तक पहुंचने में लगभग 15 से 20 मिनट का समय लगता है। तो इस 20 मिनट के गैप का फायदा उठाया जाता है? जी हाँ। अगर कोई व्यक्ति कॉफी पीकर तुरंत अपनी आंखें बंद करके एक 15 मिनट की छोटी सी झपकी ले ले तो झपकी के दौरान दिमाग से एडेनोसिन नाम का थकान पैदा करने वाला रसायन साफ हो जाता है। एडेनोसिन साफ हो गया और फिर? और ठीक 15 मिनट बाद जब वो उठता है तब तक कैफीन अपना पूरा असर दिखाना शुरू कर देती है। अरे वाह! इससे शरीर को झपकी का आराम भी मिल जाता है और उठते ही कैफीन की ताजगी दोगुनी हो जाती है। ये तो सच में कमाल है। खैर, कैफीन और झपकी के बाद अब बात करते हैं असली नींद की। ऊर्जावान रहने के लिए अच्छी नींद से बड़ा कोई हथियार नहीं है। नींद के बिना कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। किताब में नींद के लिए स्लीप इन अ केव की अवधारणा दी गई है, जिसका सीधा सा मतलब है बेडरूम को असली बेडरूम बनाना, यानी ऐसी जगह जहां सिर्फ बिस्तर हो और सिर्फ सोने का काम हो। बिल्कुल। हम यहाँ फिर से उसी आदि मानव वाली बात पर आ जाते हैं कि आदि मानव गुफा में सोते थे। हाँ, एक प्राकृतिक गुफा कैसी होती है? वो बिल्कुल अंधेरी, एकदम शांत
और बाहर के तापमान से थोड़ी ठंडी होती है। हमारे बेडरूम को भी बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए। मतलब कोई गैजेट नहीं? वहाँ कोई टीवी नहीं होना चाहिए, कोई चमकदार रोशनी नहीं होनी चाहिए और काम से जुड़ी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। और इसी से जुड़ा एक और बहुत ही जरूरी नियम है, फेक द सनसेट, यानी कृत्रिम रूप से सूर्यास्त का एहसास दिलाना। ये आज के समय में बहुत जरूरी है। लेकिन आज के जमाने में जब हर वक्त हाथ में मोबाइल है और नेटफ्लिक्स पर नई सीरीज आई हुई है, तो लोग सनसेट को कैसे फेक कर सकते हैं? ये मुश्किल जरूर है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि हमारे दिमाग की अपनी एक बायोलॉजिकल घड़ी होती है जो रोशनी के हिसाब से चलती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। तो जब हम रात में स्क्रीन देखते हैं तो क्या होता है? जब हमारी आंखों पर रात के 11 बजे भी मोबाइल स्क्रीन की नीली रोशनी पड़ती है, तो दिमाग को लगता है कि अभी दिन ही है और बाहर सूरज निकला हुआ है। और इसकी वजह से दिमाग मेलाटोनिन, यानी वो हार्मोन जो नींद लाता है, उसे बनाना बंद कर देता है। बिल्कुल सही। फेक द सनसेट का मतलब है कि रात होने पर सोने से कुछ घंटे पहले घर की लाइटें मध्यम कर देना और स्क्रीन से दूरी बना लेना। इससे क्या फायदा होगा? इससे दिमाग को एक स्पष्ट संकेत मिलता है कि सूरज ढल चुका है, रात हो गई है और अब सोने का वक्त आ गया है। मेलाटोनिन प्राकृतिक रूप से बढ़ता है और गहरी नींद आती है। तो मतलब अच्छी ऊर्जा के लिए अच्छी नींद बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं चैप्टर 3 की आखिरी और एक बहुत ही भावुक कर देने वाली श्रेणी की, गो ऑफ द ग्रिड। सफर में कोई अपने हेडफोन घर क्यों छोड़ना चाहेगा? आज के समय में हर कोई कान में हेडफोन लगाकर अपनी ही पॉडकास्ट या गानों की दुनिया में खोया रहता है। हम असली दुनिया से पूरी तरह कट चुके हैं। हर समय कुछ ना कुछ सुन रहे होते हैं। लेखकों का कहना है कि हर वक्त दिमाग को कुछ ना कुछ जानकारी देते रहने से दिमाग थक जाता है। कभी कभी जानबूझकर हेडफोन घर पर छोड़ देना चाहिए, ताकि हम शांति महसूस कर सकें। हाँ, ताकि हम अपने आसपास की असली दुनिया को सुन सकें, किसी पार्क में पक्षियों की आवाजें सुन सकें या बस बिना किसी बाहरी आवाज के अपने ख्यालों के साथ शांति से चल सकें। ये दिमाग को आराम देने का और उसे रीसेट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इसी मेक इट पर्सनल के तहत अपनी ट्राइब या परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना भी उतना ही जरूरी बताया गया है, वो भी बिना किसी स्क्रीन के। इंसान मूल रूप से एक सामाजिक प्राणी है। ये बात तो हम अक्सर भूल जाते हैं। जब हम अपने परिवार या दोस्तों के साथ आमने सामने बैठकर बात करते हैं, साथ हंसते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन निकलते हैं जो हमारे तनाव को तुरंत कम करते हैं। तो सोशल एनर्जी भी जरूरी है। बहुत जरूरी। सामाजिक ऊर्जा हमारी दिमागी शांति और फोकस को कई गुना बढ़ा देती है। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ऊर्जा सिर्फ खाने या सोने से नहीं मिलती, बल्कि अपनों के साथ बिताए गए अच्छे समय से भी मिलती है। ये सारी रणनीतियां वाकई जीवन बदलने वाली हैं और इन्हें कोई भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आजमा सकता है। बिल्कुल, ये बहुत ही व्यवहारिक है। और अब, जैसा कि हमने वादा किया था, चर्चा को खत्म करने से पहले हम एक बहुत ही इंटरैक्टिव और तेज सवाल जवाब का राउंड करेंगे। रैपिड फायर राउंड। हाँ, ताकि सभी सुनने वालों के लिए पूरे चैप्टर 3 का एक झटके में रिवीजन हो जाए। तो क्या इस रैपिड फायर के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए इसे शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल, इस तीसरे चैप्टर का मुख्य आधार या लक्ष्य क्या है? शरीर की ऊर्जा बढ़ाकर दिमाग को रिचार्ज करना, जिसे एनर्जाइज कहा गया है। बिना ऊर्जा के कोई फोकस नहीं हो सकता। दूसरा सवाल, लेखकों के अनुसार हमारी आज की ये आधुनिक जीवन शैली असल में क्या है? ये कोई सोची समझी योजना नहीं, बल्कि एक एक्सीडेंट या दुर्घटना है, जिसके लिए हमारा शरीर जैविक रूप से डिजाइन ही नहीं किया गया था। तीसरा सवाल, फोकस और ध्यान बढ़ाने के लिए हमें किस तरह का जीवन जीने की सलाह दी गई है? एक आदि मानव या हंटर गैदरर की तरह, जो चलता फिरता हो और प्रकृति के करीब हो। चौथा सवाल, क्या कसरत के नाम पर रोज जिम में पसीना बहाकर हीरो बनना जरूरी है? बिल्कुल नहीं। एक 5 मिनट की छोटी कसरत और लिफ्ट की जगह सीढ़ियों का इस्तेमाल करना भी शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए काफी है। पांचवा सवाल, खाने को लेकर दी गई रणनीति सेंट्रल पार्क और प्लेट का क्या अर्थ है? अपनी खाने की प्लेट में प्राकृतिक और हरी भरी चीजें, जैसे बहुत सारा सलाद और सब्जियां शामिल करना, ठीक न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क की तरह। छठा सवाल, सुबह उठते ही सबसे पहले कॉफी पीने के बारे में किताब क्या कहती है? ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा यानी कोर्टिसोल का इस्तेमाल होने दें और वेक अप बिफोर यू कैफिनेट नियम का पालन करते हुए कॉफी थोड़ी देर से पिएं। सातवां सवाल, ये जादुई कैफीन नैप क्या है? कॉफी पीकर तुरंत एक 15 मिनट की छोटी सी झपकी लेना, ताकि जब तक कैफीन का असर शुरू हो
तब तक दिमाग से थकान मिट जाए और उठने पर ताजगी दोगुनी हो जाए। 8वां सवाल, अच्छी और गहरी नींद के लिए बेडरूम का माहौल कैसा होना चाहिए? एक प्राकृतिक गुफा की तरह, बिल्कुल शांत, एकदम अंधेरा, थोड़ा ठंडा और स्क्रीन से बहुत दूर। 9वां सवाल, रात में फेक द सनसेट करने से शरीर को क्या फायदा होता है? लाइटें कम करने और स्क्रीन बंद करने से ये दिमाग को संकेत देता है कि अब रात हो गई है और मेलेटोनिन बनाकर सोने का वक्त हो गया है। और हमारा आखिरी 10वां सवाल, घर से बाहर निकलते वक्त हेडफोन्स के बारे में क्या अजीब सलाह दी गई है? कभी-कभी उन्हें जानबूझकर घर छोड़ जाना चाहिए ताकि हमेशा कुछ न कुछ सुनते रहने के बजाय असली दुनिया और प्रकृति की आवाजों से जुड़ा जा सके। बहुत बढ़िया। ये रिवीजन वाकई में बहुत मजेदार रहा और ये पक्का है कि इस चर्चा के बाद ये सारे बिंदु हमेशा के लिए याद रहेंगे। मुझे भी यही लगता है। और बुक्स की समरी देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके इकिगाई और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी बुक्स की फुल समरी भी सुनी जा सकती है। आज की इस शानदार चर्चा के अंत में मैं गहरा विचार छोड़ना चाहूंगी जो इस पूरी किताब के फलसफे को चुनौती भी देता है और सोचने पर मजबूर भी करता है। वो क्या है? किताब ये मानती है कि आधुनिक जीवन शैली एक दुर्घटना है, लेकिन अगर शारीरिक ऊर्जा ही हमारे मानसिक ध्यान को नियंत्रित करती है, तो क्या हमारी सुविधा के लिए बनाई गई ये नई तकनीकें असल में हमारे जैविक बैटरी को हमेशा के लिए खत्म कर रही हैं? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। ये सोचने वाली बात है कि जिस तरह से हम हर काम के लिए मशीनों पर निर्भर हो रहे हैं, क्या भविष्य में इंसान बिना शारीरिक कसरत के गहराई से सोचने की अपनी प्राकृतिक क्षमता ही पूरी तरह खो देगा? ये सच में एक बहुत ही गहरा और विचारणीय प्रश्न है। हम सभी को अपनी इस आराम और सुविधा से भरी जिंदगी का विश्लेषण करने की जरूरत है। बिल्कुल। याद रखें कि समय निकालने की इस पूरी किताब में कुल 4 चैप्टर्स या 4 कदम हैं और आज हमने तीसरे कदम एनर्जाइज को बहुत ही गहराई से समझा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।